अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मुल्क में सिक्योरिटी और माशी चैलेंजेस से नबर्द आजमा नून लीग की हुकूमत को इत्तेहादी जमात और अपने पुराने साथियों की नाराजगी जैसे चैलेंजेस भी दरपेश हैं। हालिया बजट में लगाए गए टैक्सेस के बायस हुकूमत को हर मकतब फ़िक्र की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है और इन मामलात में सिर्फ अवाम और अपोजिशन ही नहीं बल्कि खुद अहम हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी नून लीग से नाला नजर आती है, जो हुकूमत के अहम और मुश्किल फैसलों पर हुकूमत से अलग अपना बयानिया रखती है और मुख्तलिफ मौक़ों पर खुलकर इसका इजहार भी करती है। इदारों की निजकारी पर दोनों सियासी जमातें मुख्तलिफ सोच रखती हैं और आज भी पीपल्स पार्टी इदारों की निजकारी की बजाय उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाना चाहती है। बजट जैसे अहम मौक़ों पर भी पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज नजर आई, लेकिन बाद में अलामती तौर पर बजट इजलास में शिरकत की और बाद अज़ाम बजट पास करवाने पर हुकूमत का साथ भी दिया। पंजाब में हद तक इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग का साथ नहीं दिया और ना ही पीपल्स पार्टी के अरकान ने उस इजलास में शिरकत की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से दूरी नून लीग के लिए एक दर्द सर तो है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो कभी भी विफाकी हुकूमत गिरा सकती है। पीपल्स पार्टी अहम फैसलों पर नून लीग की जानिब से एतमाद में ना लेने पर अपने गिले शिकवे जो हैं उनका खुलकर इजहार कर रही है। हमारी में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने नून लीग के साथ वर्किंग रिलेशनशिप ना होने का बरमला इजहार किया। पीपल्स पार्टी तो गैर मशरूत सपोर्ट कर रही है और मुल्क के लिए कर, लेकिन मुल्क की मफाद में जो है मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही है। दूसरी बात आपने की अभी बजट के हवाले से, आज पीपल्स पार्टी का गिला शिकवा आया, कल आया, पंजाब में भी मैं भी जो वहाँ पे देख रहा हूँ, अभी ये देखें इस हद तक के इज्जत बिल के हवाले से भी पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। पंजाब असम्बली हमारे जो एमपीएस थे उनको तब पता चला या अब ये बिल असम्बली में आ गया। जिस तरीके से एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए या जिस तरह हमारे जो मामलात है उनको एड्रेस करना चाहिए, उस तरह सिस्टम जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह नहीं बना है। जिस अच्छे तरीके से पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट के साथ चलना चाहती है और पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा जो है वो गैर जिम्मेदाराना मुतालबा भी नहीं है, बल्कि कोई मुतालबा है ही नहीं, कोई मुतालबा है ही नहीं। पीपल्स पार्टी अभी तक विफाकी काबीना का हिस्सा भी नहीं बनी, ना ही डिसीजन मेकिंग में जो मुश्किल फैसले हो रहे हैं उनकी ऑनरशिप ले रहे हैं। टैक्सेस के मामले पर पीपल्स पार्टी नाराज है। पार्टी रहनुमा नून लीग का इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत और पीपल्स पार्टी के 45 अरकान को नून लीग की लाइफ लाइन करार देते हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं, अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में आसिफ जरदारी को बताया गया कि विफाक और पंजाब दोनों हुकूमतें पीपल्स पार्टी से ताउन नहीं कर रही, इंतखाबी हलकों के मसाइल हल नहीं हो रहे, जिस पर जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत को मिल बैठ कर मसाइल हल करने की हिदायत की। एक तरफ नून लीग को अहम इत्तेहादियों की नाराज़गी जैसे चैलेंजेस का सामना है, दूसरी जानिब नून लीग को अपने पुराने साथियों की नाराज़गी का भी सामना है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, सरदार मेहताब अब्बासी और ज़हीम कादरी पार्टी पॉलिसियों से नाला होकर वो अपनी नई पार्टी बना चुके हैं, जबकि नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी हालिया दिनों मंजर आम पर नहीं आ रहे, जिसका इज़हार नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर शेख ने गुज़श्ता हमारे प्रोग्राम में भी किया। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब मौजूदा हालात से खुश नहीं है? नवाज शरीफ साहब ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। वो तो यहाँ भी हमारे असम्बली के नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, बजट में भी नहीं, तो वो ये तो जाहिर है जब वो आए ना लंदन से आए, लाहौर में उन्होंने जलसा किया तो उन्होंने तो वादे तौर पे कहा कि मैं सबके बाद जाके मैं खुद जाऊंगा, और वो चाह रहे थे कि ये जो टसल है इसकी सियासत में कमी आए, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन देखते देखते देखिए ना जो हमने आज सूरत बना ली है, किसी शरीफ आदमी का इन असम्बलियों में गुजारा मुश्किल से होता है। कैसर अहमद शेख साहब ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ हालिया दिनों में वो सियासत में दिलचस्पी नहीं ले रहे। गुज़श्ता रोज़ हमने यही सवाल साबिक़ गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान साबिका मोहम्मद ज़ुबैर साहब से भी किया। क्यों कैसर शेख साहब ये कहने पर मजबूर हुए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मामलात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे? आपको क्या वजह लगती है इसकी? मेरा ख्याल उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना आदिल, नवाज शरीफ साहब पहले जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें भी कोई इतने खुश नहीं थे, और उसका एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन ये था कि जो भी इलेक्शन कैंपेन हुई थी 2024 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, उसमें उन्होंने कभी भी उस 16 महीने का जिक्र नहीं किया था। तो एक तो सबसे ज्यादा उनको मायूसी जो हुई है 2022 में जब हुकूमत आई, जिसकी कंटिन्यूशन अभी तक चल रही है,
they have nothing to show. पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां क्यों बढ़ रही हैं? नवाज शरीफ साहब सियासी मंजरनामे से क्यों हटे हुए हैं? क्या नून लीग के कायद भी अपनी हुकूमत की पॉलिसियों से मुतमिन नहीं है? और क्या हुकूमत ने ज़राअत के शुबे पर टैक्स लगाने का फैसला भी कर लिया है? तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने ज्वाइन किया है नवाज शरीफ साहब के बाएतमाद साथी और नून लीग के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने। मियाँ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बातें आपने सुन ली होंगी। पहला सवाल तो बड़ा सादा सा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बजट में भी नहीं थे, ना उस तरह से उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, और कई रहनुमा ये कह चुके हैं कि वो मौजूदा हालात से ज़्यादा खुश नहीं हैं। नहीं, शुक्रिया आदल। बात तो ये है कि इस मौजूदा हालात से कोई खुश है तो वो बता दें। पाकिस्तानी कौम है, अदारों में बैठे लोग हैं, हुकूमत वक्त है, अपोजिशन के लोग हैं, मगर सवाल ये उठता है कि ये हालात बनाए किसने? बात यह है कि लोगों को एतमाद आएगा किस तरह? होता ये है कि जब भी जमहूरियत में कोई अदम एतमाद होता है, जब भी इंतशार पैदा होता है, जब भी वक्त की हुकूमत पे कोई अदम एतमाद करता है, जब भी इंतशार पैदा होता है, तो लोग कहते हैं फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है, नए इंतखाबात करवाए जाएँ, और फ्रेश मैंडेट से जो जमात हुकूमत बनाए कम अज़ कम वो मुल्क को चलाने की पोजीशन में होगी। तो ये तो फ्रेश मैंडेट आया है 8 फरवरी को, मगर आया नहीं है, लाया गया है। बात यह है कि जो आपने ख़ुद कहा कि पीपल्स पार्टी के फासले बढ़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की कभी कुर्बत भी नहीं थी और ये फासले बढ़ेंगे भी नहीं। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया हुकूमत बनाने का, जब तक वो अरेंजमेंट कायम है कोई भी इत्तेहादी हुकूमत से अलग नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपका सवाल है, मियाँ साहब कतई कलामी की माफ़ी, आप जारी रखिए। जरदारी साहब का ये कहना कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही, दैट सेज अ लॉट। देखें, अगर 18 माह में हुकूमत नहीं चली थी तो यकीनन ये भी नहीं चल रही, और अगर 18 माह में जब वो ख़ुद, मैं बल्कि ये कहूँगा कि अदम एतमाद, वो मैं बार बार कहता आया हूँ कि एक अरेंजमेंट था, एक ऐसा ज़राए अबलाग से माहौल बना दिया गया कि वो अदम एतमाद हो गया या जमातें राज़ी हो गई करने के लिए, मगर उसमें जो सरे फहरिस्त थी अदम एतमाद के लिए या दौड़ धूप कर रही थी या जो अरेंजमेंट का हिस्सा थी अरेंजमेंट करवाने में, वो एक जमात थी जो आज मुख्तलिफ़ बातें या गिले शिकवे कर रही है। तो आपने देखा कि उस वक्त हिस्सा भी थे, मगर 18 माह के बाद कहने लगे कि ये सारा मलबा जो है वो स्टीयरिंग पर बैठी मुस्लिम लीग पे डाल दिया जाए। तो ऐसा नहीं होता। आज भी अगर कोई ये कहे कि ये जो 4 महीने की हुकूमत है इसकी स्टीयरिंग पे क्योंकि मुस्लिम लीग बैठी है तो इत्तेहादी जो हैं वो ज़िम्मेवार नहीं होंगे या वो पॉलिसियों में हिस्सेदार नहीं है, तो ये बात गलत है। और अगर कोई ये कहे कि 18 माह में भी हुकूमत नहीं चलाई गई थी, आज भी नहीं चल रही, तो फिर उनको सोचना चाहिए आज इत्तेहाद में बैठते हुए तो किसी को ब्लेम करना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, पॉइंट स्कोरिंग करना, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना, मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में, आज के हालात में ना मुनासिब है और ना लोग इसको जज करने में उनको कोई गलती होती है। लोग जज कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी अदालत अवाम की होती है जो जज करती है कि किसने क्या किस वक्त कहा और उसका रोल क्या था। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, ये वर्किंग रिलेशनशिप क्यों नहीं बन पा रही इन दोनों जमातों में? आपके ख्याल में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, अब तो अदम एतमाद की बातें भी शुरू हो गई हैं एक दफ़ा फिर। देखें, मैं तो समझता हूँ कि कल अदम एतमाद होता आज हो जाए। उसकी वजह यह है कि हम हुकूमत लेने के हक़ में नहीं थे, मरकज़ में हम हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं थे। मजबूर किया गया मुस्लिम लीग नून को उस वक्त जब पीटीआई ने और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने से इनकार किया।
हम पहले इनकार कर चुके थे, मगर मालियाती अदारे से डील हो या पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी मामलात हों, बहुत से चैलेंजेस थे जिनसे कौमी जमातें जो हैं वो अपनी मकबूलियत गंवा के भी कंप्रोमाइज़ करती हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि 18 माह की कुर्बानी जो थी मकबूलियत की, वो देने के बावजूद भी अगर रियासत को भी फ़ायदा ना पहुँचे, जमात भी कुर्बान हो जाए, तो फिर हमें बोलना तो चाहिए, फिर हमें हक़ाइक़ तो बताने पड़ेंगे कि पाकिस्तान को बैरूनी दबाव किस कदर है, पाकिस्तान के अंदर सी पैक चलाना, चीन की इन्वेस्टमेंट को संभालना, चीन की इन्वेस्टमेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना, चीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना चीन की मदद के साथ कितना मुश्किल है। फिर हमें कौम को बताना तो पड़ेगा, एतमाद में लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो दफाई लाइन है, दिफा है, उसको नाकाबिले तस्खीर बनाने की कितनी बड़ी कीमत दो शख्सियात ने दी। एक इसकी बुनियाद रखने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और दूसरे नवाज शरीफ को। और ये बैरूनी ताकतें उस वक्त भी कितना इन्वॉल्व थी। और आज भी मैं ये समझता हूँ कि जो ही पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पे खड़ा होने लगती है, जो ही पाकिस्तान जो है आज़ादाना माशी लिहाज से, दाखिली खारजी लिहाज से अपनी मफाद के मुताबिक फ़ैसले करने लगता है, तो फिर इंतशार की लहर आती है। फिर आप ये देखें कि करारदाद भी आती है एक सुपर पावर की कांग्रेस के मेंबर की जानिब से। तो फिर आप ये देखें कि ये तो एक बयानिया बनाया गया था ना साइफर लहरा के कि हम कोई ग़ुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर आज क्यों नहीं कोई कहता कि एब्सोल्युटली नॉट? आज क्यों नहीं कोई कहता कि हम कोई ग़ुलाम हैं? ये नहीं चल सकता। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ, आपने एक अपने बयानी इब्तदाइये में एक बात की कि नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं। आपने एक दो लोगों के सवाल के जवाब भी मुझे सुनाए। मैं आपकी खिदमत में ये कहना चाहता हूँ कि एक अदारे के तर्जमान ने ये बात कही कि 2018 या 2024 छोड़ें, 2014 से जुडिशल कमीशन बनाएं और पता चले कि कौन कौन बेनिफिशरी है और कौन कौन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसले करवाने में, पाकिस्तान की मईशत डबोने में इन्वॉल्व था। और अगर वो सारा कच्चा चिट्ठा कौम के सामने रख दिया जाए, आप देखें कि 2014 के धरनों से चीन की इन्वेस्टमेंट को रुकवाने के लिए, उसके बाद 2017 के फैसले लिखवाने में, उसके बाद आप देखें कि 2018 की RTS का बंद करना, फिर नैब समेत तमाम अदारों का एक पेज पे होके अपोजिशन के लिए जो सख्तियाँ थी वो लाना और उसके बाद सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ना। और बढ़ते बढ़ते 4 सालों में अगर इमरान खान ने कोई एक काम भी किया है पाकिस्तानी कौम के रियासत के मफाद में, तो कोई बयान करे। और अगर मैं गिनवाना शुरू करूं कि 4 सालों में पाकिस्तान की बर्बादी किस तरह हो गई, और 3 केस, एक सेकंड आदल, 3 केस में गिनवाने लगा हूं। मैं नहीं समझता कि वो केस गिनवाते हैं कि 190 केस हो गए जी, 400 केस हो गया जी, सबको छोड़ दें। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान पे एक भी झूठा मुकदमा या 400 झूठे मुकदमे सब के सब खारिज होने चाहिए। मगर मुझे कोई ये समझाएगा कि 190 मिलियन पाउंड खा जाने वाला शख्स कोई सबूत मांगेगा? और मुझे कोई ये समझा दे कि साइफर लहराना पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, पाकिस्तान के जो खुफिया मामलात, पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान की चीज़ों को पब्लिक करना, ये जुर्म है या नहीं? फिर मुझे कोई ये समझा दे 9-10 मई को पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देने का जो मुकदमा है उसके लिए कोई और सबूत की ज़रूरत है? ये 3 केसेस का फैसला कर दें और पाकिस्तानी कौम को नवाज शरीफ भी बोले। नवाज शरीफ ने आज तक जो दबाव था आलमी कुव्वतों का
और जो कंधा देते थे पाकिस्तान के अंदर से अदारों में बैठे लोग, और पाकिस्तान के मफाद में नवाज शरीफ चुप रहते थे, उस वक्त तो शायद पाकिस्तान के मफाद में ये बातें थीं। मगर आज जो झूठ इस कदर बोला जा रहा है कि सच को शर्म आ रही है। आज दो अदारे, इंसाफ फराहम करने वाला अदारा और ताकतवर अदारा, दोनों बोले कि क्यों ज़रूरी था सादक और अमीन का सर्टिफिकेट उसको देना, और क्यों ज़रूरी था चलते हंसते बसते पाकिस्तान को एक फैसले से उजाड़ देना 2017 में नवाज शरीफ को निकाल के, और 9-10 मई किसके दबाव में उन मुजरमों को आज भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, सहूलतकारी दी जा रही है। और नवाज शरीफ ये 3 अदारे बोलें तो पाकिस्तानी कौम को 8 फरवरी को जिसके नताइज को जवाज़ बनाकर कहा जा रहा है कि वो मकबूल है, आसमान से ज़मीन के अंदर धंस जाएगा और पाकिस्तानी कौम यूनाइट हो जाएगी। फिर करवा दें इलेक्शन। जी, मियां जावेद लतीफ़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले नून लीग के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बुखारी साहब, जरदारी साहब का जो बयान चला कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत गिराना और बनाना जानते हैं, आप तो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, आपको क्यों लग रहा है कि हुकूमत नहीं चल रही? देखिए जी, बात यह है कि हुकूमत जो इश्यूज़ हुकूमत को फेस कर रहे हैं अभी, उन इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए इनको कमर कसनी पड़ेगी और इनको अपनी बेल्ट कसनी पड़ेगी। इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। और जो एक्सपेंसेस ऑब्वियसली बहुत सारी जगह बढ़े हैं, वहाँ पे एक्सपेंसेस रिड्यूस भी करने चाहिए थे। और फिर जो पिलफरेज है उसको रोकें। कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कराची पोर्ट ट्रस्ट पे 1200 अरब रुपए की चोरी होती है, तो कौन रोकेगा इसको? क्यों नहीं लटका देते उन ऑफिशियल्स को जो ये करप्शन कर रहे हैं, जो मुल्क की इकॉनमी को बर्बाद कर रहे हैं? ये एग्जीक्यूटिव ने काम करना है ना, किसी और ने बाहर से आके तो नहीं करना। तो सब सवाल ये बनता है कि आप हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, अगर कोई इस तरह के मामलात हैं तो आपको तो मिलजुल कर बात नहीं करनी चाहिए बैठने की बजाय इसके कि ये बयानात मीडिया पर आएँ और वो शायद सुर्खियों की जीनत बने? नहीं, ये बात देखें जी, एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये बात हुई। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हुकूमत गिरा देंगे। वो तो प्रेसिडेंट जरदारी एक विजनरी पॉलिटिशियन है। ये जो मामलात किए हैं, सियासी बसीरत वो रखते हैं, और ये उनकी विजन थी कि हमने एक सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी पे बिलीव किया। हमने इमरान खान को आइनी तरीके से निकाला, एक आइनी तरीके से गवर्नमेंट इंस्टॉल की। आज भी हमने 8 फरवरी के रिजल्ट ऐसे थे कि मुल्क एनआरकी की तरफ जा रहा था, पीपल्स पार्टी ने उसको निकाला। और प्रेसिडेंट साहब बिल्कुल मशवरे बिल्कुल देते हैं, कन्वे करते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कल गवर्नमेंट तोड़ने जा रहे हैं या हम गवर्नमेंट गिराने जा रहे हैं। वो तो एक जनरल बात थी कि हमने हुकूमतें बनाई भी हैं, हमने हुकूमतें गिराई भी हैं, और आज हम इस हुकूमत के साथ हैं। और हमारी कोशिश है कि इस हुकूमत अपने 5 साल पूरी करे, लेकिन साथ ही डिलीवर भी करे। हम इनके साथ मुशावरत करते हैं, आप अपनी तजवीज़ें भी देते हैं इनको। हुकूमत को आप तजावीज़ देना चाह रहे हैं तो पीपल्स पार्टी काबीना में क्यों नहीं शामिल हो जाती? वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं और आपके सामने सारे मामलात होंगे। अभी तक तो नहीं, वो चाह रही तो है हुकूमत, और उन्होंने कहा भी है, लेकिन जब वो मेरी क़यादत से बात करेंगे तो ऑब्वियसली क़यादत इंडिविजुअली फ़ैसला नहीं करेगी, क्योंकि ना शामिल होने का फ़ैसला भी हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने किया। तो फिर हम अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में इसको एग्जामिन करेंगे और फिर जो ओपिनियन वहाँ फॉर्म होगा उसके मुताबिक कन्वे करेंगे गवर्नमेंट को। अच्छा, IMF ने पाकिस्तान से एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा किया था, और ख़बर अब ये है कि 4 सूबों ज़री इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया है। क्या सिंध हुकूमत भी ऐसा ही करेगी? टैक्सेस में इजाफा उन्होंने तस्लीम कर लिया? देखिए, मेरा ख्याल है कल की आपने प्रेसिडेंट जरदारी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी।
लाहौर में एक सेमिनार में भी उन्होंने कहा, मेरा ख्याल आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि ऑब्वियसली जब IMF के साथ एग्रीमेंट में हैं और आप उनसे लोन ले रहे हैं तो जो लोन देता है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी वो बनवाता होता है, और फिर वो जो लोन गिविंग एजेंसीज होती है, इंस्टीट्यूशन होता है, जो अदारा होता है, वो अपने लोन्स को सिक्योर करता है, वो इंश्योर करता है कि इनको पे बैक भी होगा। तो इसलिए ये सेक्टर जो एग्रीकल्चर था ये इनकम टैक्स की ज़ुमरे में नहीं आता था, क्योंकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट था और प्रोविंसेस ने फैसला करना था। बल्कि जिस स्टेट में इकॉनमी अभी है या जिस तरह मिली है मौजूदा हुकूमत को, और जो इकनॉमिक क्रंच था उसकी वजह से जो बुरी सूरत हाल बनी है, आवाम परेशान है, यूटिलिटी बिल्स के लिए परेशान है, ईटेबल कमोडिटीज़ के लिए परेशान है, तो इसके लिए अब आप कब तक उधार मांग के तनख्वाहें देंगे, उधार मांग के आप अपनी पार्लियामेंट को चलाएंगे, उधार मांग के आप फ़ौज को चलाएंगे, आर्म फोर्सेस को चलाएंगे, तो अपने पाँव पे तो खड़ा होना पड़ेगा, और अपने पाँव पे खड़ा होना भी चाहिए। अगर खुददार कौम बन के रहना चाहते हैं, आप किसी के मकरूज़ ना हो, तो खुददारी से बात भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर जो लेंडर होता है वो फिर डिक्टेट करता है। अच्छा, पार्टी का बजट पर भी एतराज़ था, टैक्सेस पर उन्हें एतराज़ात थे, लेकिन अलामती तौर पर इजलास में आप बैठे, अब जो सख्त फैसले हो रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी उनकी ऑनरशिप लेती है? देखिए हम तो नेशनल इंटरेस्ट में जो इश्यूज़ हैं हम उन पर हमायत करते हैं। ये बड़ा नेशनल इंटरेस्ट का इशू है कि IMF से जो एग्रीमेंट हुआ और सेकेंड एग्रीमेंट आ रहा है, क्योंकि आपके पास आपकी किटी में कोई डॉलर नहीं है, आप फारग बैठे हुए हैं, आपके पास कोई रिजर्व्स नहीं है कि आप कमोडिटीज़ इंपोर्ट कर सकें, आप इंपोर्ट बिल देने के काबिल नहीं हैं, और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आपको पैसे दे रहा है, आप इंटरनेशनल मार्केट में इस पोजीशन में हैं कि आप कमोडिटीज़ बाय कर सकें, अदरवाइज़ आप तो डिफ़ॉल्ट पे चले जाएंगे या डिफ़ॉल्ट के करीब होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टू एक्सटेंड के नेशनल इंटरेस्ट में हम, लेकिन प्रेसिडेंट जरदारी ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हम जो इनको मशवरे देते हैं उन पे इनको अमल करना चाहिए, और हमने 2022 में भी अक्टूबर में कहा था, हमारी बात नहीं सुनेगी, इसी वजह से हम कैबिनेट का हिस्सा इस दफ़ा नहीं बने। हमने उस वक़्त कहा था आप शुगर एक्सपोर्ट कर दें 1.5 मिलियन टन, इन्होंने नहीं की। $1 बिलियन का एक्सपोर्ट हमें मिलता था, अभी भी चीनी इनके पास वाफिर मकदार में पड़ी है। और फिर जिस गवर्नमेंट ने ये बुरा हाल किसानों का किया, गंदम इंपोर्ट कर ली उस वक़्त पे जब हार्वेस्ट और थ्रेशिंग सीज़न था, और फिर प्राइस रखी आपने 3900 रुपीज़, और फिर बाहर कोई नहीं, और ज़मींदार तो पिट गया। तो मैं समझता हूँ, मेरी क़यादत समझती है कि हमारी एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, और जब तक आप एग्रीकल्चर सेक्टर पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको बेटर रिटर्न जब तक वहाँ से नहीं मिलेगा, तब तक आप कम्पीट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में फैसला रिजर्व हो चुका है, सुबह सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बॉल पार्लियामेंट के कोर्ट में फेंक दी, जिस तरह कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो आपके ख्याल में ऐसी सूरत हाल में पार्लियामेंट क्या करेगी और फैसला क्या आ सकता है आपकी नज़र में? तो आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स ना, लेट द जजमेंट कम। वो पार्लियामेंट से अदालत क्या मांगती है, क्या तवक्को करती है, या क्या डायरेक्शन देती है, तो फिर डिसीजन इन लाइट ऑफ दैट किया जाएगा ना। देखें जी, इस पे जुडिशल जो जजमेंट्स हैं उस पर प्रेडिक्ट करना मुनासिब नहीं होता। फॉर एंड अगेंस्ट आर्गूमेंट्स दोनों साइड से दिए हैं, फुल कोर्ट है, एग्जामिन करेगी, और लॉ को इंटरप्रेट करना भी और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना भी आला अदलिया का काम है। होपफुली हम समझते हैं कि आइन के जो पैरामीटर्स हैं और जो स्पिरिट है आइन की, उसके मुताबिक फैसला होगा। नैयर हुसैन बुखारी साहब, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात।
वेलकम बैक नाज़रीन। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट कल दिन 12 बजे फैसला सुनाएगी। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 2 मुशावरती इजलास हुए, जिसमें फुल कोर्ट के 13 जजेस शामिल थे। गुज़श्ता रोज़ होने वाला इजलास 1.5 घंटा, जबकि आज होने वाला इजलास 40 मिनट जारी रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान फुल कोर्ट का हिस्सा थे। इब्तिदा में इस केस की समाअत के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया गया, जिसने 6 मई को इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशिस्तें थी दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया और अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर फुल कोर्ट या लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया गया, जिसके बाद 3 जून को फुल कोर्ट तश्कील दी गई। फुल कोर्ट ने 9 समातें की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने अदालत को बताया कि मजमूई तौर पर 77 मुतनाज़ा नशिस्तें हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए थी, लेकिन दीगर जमातों को वो दे दी गई। 77 नशिस्तों में कौमी असम्बली की 22 और चारों सूबाई असम्बलियों की तकरीबन 55 नशिस्तें शामिल हैं। 13 मई को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद 77 मुतनाज़ा नशिस्तों को मुअत्तल कर दिया था। कौमी असम्बली की मुअत्तल 22 नशिस्तों में पंजाब से ख़वातीन की 11, पुख्तूनख्वा से 8 सीटें भी शामिल हैं, जबकि 3 अक़लियती मखसूस नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUIF को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थी। पुख्तूनख्वा में 21 ख़वातीन और 4 अक़लियती मखसूस नशिस्तें इस वक्त मुअत्तल हैं, जिनमें JUIF को 10, नून लीग को 7, पीपल्स पार्टी को 7, अवामी नेशनल पार्टी को 1 इजाफी नशिस्त मिली थी। पंजाब असम्बली में 24 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और 3 अक़लियती नशिस्तें मुअत्तल हैं, जिनमें से नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 इजाफी नशिस्त मिली। सिंध असम्बली से 2 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और 1 अक़लियती नशिस्त मुअत्तल हैं, जहाँ पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिली थी। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों की मजमूई नशिस्तें 208 बनती हैं, जो 2/3 अक्सरियत के अदद 224 से कम है। आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें बाकी तमाम जमातों में तकसीम हो गई। हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत उसके बाद मिली, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला मुअत्तल करने के बाद दोबारा 208 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट कल क्या फैसला सुनाने वाली है, इस पर क्या सराहियाँ तो जारी हैं, मुख्तलिफ हलकों में काफ़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन जब तक फैसला नहीं आता उस पर मज़ीद उस तरह की गुफ्तगू जो है वो उस तरह से मुनासिब नहीं है। तो इस पर तफसीली आज बातचीत होगी। जनाब हाफिज़ हसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा, फ़ैसला कल आ रहा है, किस किस्म का फ़ैसला आ सकता है? आदिल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो फैसला है उसका फार रीचिंग आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर भी आएगा और उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आएगा उस चीज़ के अंदर, और उसके लिए जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए एक लेसन भी आएगा कि हमने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को किस तरह को रिलेट करना है विद अपनी जो लीगल स्ट्रैटेजी है। अच्छा। और यही वो एक इशू है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस पर डिसाइड करेगी, क्योंकि इंटरेस्टिंगली ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जो है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का नहीं है या 184(3) का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त 2 फैसले जो हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 28 फरवरी का है और उसके बाद 25 मार्च का फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच का फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त जो है इन फेवर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज या इंडोर्समेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टैंस है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जनरली जब कॉन्करेंट फाइंडिंग नीचे से आ जाती है सुप्रीम कोर्ट तक, तो उसको टर्न अराउंड करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि जो ओनस उस शख्स पे होता है कि आप बताएं कि उस जजमेंट के अंदर फ्लॉ क्या है। और इंटरेस्टिंगली इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है SIC या PTI भी बात में इस केस के अंदर आई थी, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर कोई एक फ्लॉ भी पॉइंट आउट नहीं किया कि जी पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट के अंदर ये फ्लॉ है, इस वजह से वो जजमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हम आर्टिकल 185 के अंदर आए हैं एपलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर, तो हमारा केस स्ट्रॉन्ग बनता है। तो वन साइड के ऊपर आर्टिकल 51 की अगर प्लेन लैंग्वेज को देखा जाए तो उसके अंदर सीट्स रिजर्व सिर्फ उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को
मिल सकती हैं, जहां पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कि पॉलिटिकल पार्टी हो जिसने इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया हो और उसने सिक्योर्ड किया उस सीट्स को, और उसके बदले में उसके प्रोपोर्शन मिलेंगी अगर उसको इंडिपेंडेंट ज्वाइन करते हैं। हाफिज साहब, एक सादा सा सवाल है, अक्सर इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद होती रहती है जब से हम पैदा हुए हैं कि जी आप सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं पूरा सारा। क्या ये मामलात जो हैं पार्लिमान में, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि कल सुप्रीम कोर्ट को ये कह देना चाहिए कि जी ये पार्लिमान, देखें ना 2/3 मेजॉरिटी डिसाइड हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आने हैं, ये सियासतदानों का काम है, पार्लिमान का काम है, आइन के डोमेन में रहते हुए पार्लियामेंट ये फैसला करे। नहीं आदिल, इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं। एक इसके अंदर ऑप्शन ये है कि वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो एज इट इज उसे कहें कि उसके अंदर कोई लीगल इनवैलिडिटी नहीं है। ठीक। दूसरा उसके अंदर ये हल निकल सकता है कि उसको पार्शली कर दिया जाए कि जी SIC एंटाइटल नहीं है, लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को है वो ओवर एंड अबव जो दिया गया एज ए प्रोपोर्शन सिस्टम से ऊपर जो है वो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन तीसरी सिचुएशन जो है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये फैसला जाएगा, अगर आपने हाउस को मुकम्मल करना है, यानी कि आपने 336 को मुकम्मल करना है, और ये बहुत बड़ा मेजर ब्लंडर था PTI और SIC की तरफ से, जिनके अंदर उनका फर्स्ट स्टैंस ये था कि हाउस को मुकम्मल होना चाहिए। अगर हाउस को मुकम्मल करना है तो सुप्रीम कोर्ट अब कंसीडर ये करेगी कि क्या हाउस जो है उन्हीं लोगों से मुकम्मल किया जाएगा जो आर्टिकल 51 को क्वालिफाई करते हैं, या अगर हाउस को मुकम्मल नहीं करना तो फिर उसके अंदर ये है कि ना उनको मिलेगा ना उनको मिलेगा। और यही वो वजह मैं समझता हूं इसके लिए जो चीफ जस्टिस का ये फैसला था, या उस 3 मेंबर्स कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, कि उन्होंने इसके ऊपर फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसके अंदर आपके 13 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं। 14वां उस वक्त जो थी वो मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से नहीं। अब कोई शख्स ये नहीं कह सकेगा कि ये कोई स्पेसिफिक बेंच था, इसकी कंसिडरेशंस कुछ और थी। और मैं ये समझता हूं कि जो भी फैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट करेगी वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, एक चीज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकती, रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकती, और किसी की पॉलिटिकल विम्स के ऊपर या किसी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के ऊपर जो फैसला नहीं कर सकती। उसने अगर फैसला करना है तो उसके सामने 5 सेक्शन है। एक आर्टिकल 51 है, एक आर्टिकल 106 है, एक सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट का है, और रूल 92, 94 के अंदर है। अगर इस पैरामीटर्स के अंदर PTI या SIC ब्रेक कर देती है इस सारे प्रोसेस को तो वो एंटाइटल है। नहीं तो अगर प्लेन लैंग्वेज के अंदर देखा जाए तो उसके मुताबिक ये है कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी एंटाइटल है जो उस प्रोसेस का हिस्सा है, जिसने इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया है और उसने सीट जीती है। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन पॉइंट्स के ऊपर कुछ स्प्लिट भी आएगा। कुछ कहेंगे कि शायद ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के अंदर ये लेकुनास हैं, चूंकि एक आर्टिकल 17 की भी ऑब्जर्वेशंस बार बार कुछ जजेस की तरफ से आ रही थी कि जी पॉलिटिकल पार्टी और राइट ऑफ वोट और पीपल्स का है। लेकिन अल्टीमेटली आदिल मैं समझता ये हूं कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, 13 जजेस फैसला करते हैं, कल जो भी फैसला करें, हमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को एज ए बीइंग ए सिटीजन, चूंकि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हर वक्त हम सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रेडिट या क्रिटिसाइज करें जब उसके अंदर डिस्क्रिशन का चांस नहीं है। अगर पाकिस्तान की सारी सुप्रीम कोर्ट बैठ के फैसला करती है, आर्टिकल 51 की इंटरप्रिटेशन करती है, अगर किसी की फेवर के अंदर भी आता है तो मैं ये समझता हूं कि उसके फैसले के ऊपर क्रिटिसाइज करें, लेकिन उस सिस्टम को या उस प्रोसेस को या उस जजमेंट को डिस्क्रेडिट न करें। और मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के लिए हाफिज साहब, एक और बड़ा सिंपल सा सवाल, और वो ये है कि ठीक है अगर तो PTI को ये नशिस्तें नहीं मिलती, PTI को मिल ही नहीं सकती आदिल, वो इसलिए सुन्नी कौंसिल को नहीं, देखें नहीं एक बात कर रहा हूं ना, सवाल है, और वो ये है कि अगर उनका हक है किसी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो के उनको वो नहीं मिल सकती, बाकी सियासी जमातों को वो नशिस्तें कैसे? नहीं, मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक तो ये है कि PTI जो है ना इलेक्शन कमीशन के पास गई है कि हमें ये रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए, ना वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गए हैं कि हमें रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। उन्होंने शोल्डर इस्तेमाल किया है SIC का। अब SIC जो है ना उसने इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हिस्सा लिया, ना उसने 104 के मुताबिक लिस्ट जमा करवाई, ना उसने इलेक्शन कमीशन के बाद जब इलेक्शन जीता उस वक्त को लिस्ट जमा करवाई। 22 फरवरी को उन्होंने एक पहला लेटर लिखा और 24 फरवरी को उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि हमने एज ए जनरल इलेक्शन के तौर पर हिस्सा नहीं लेना। अब बात यह है कि अगर आपने हाउस को कंप्लीट करना है तो सिर्फ वो जो क्वालिफाई करता है आर्टिकल 51 के अंदर
अंदर वही आएगा, आपको पसंद है या नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर जाके करके ये कहना है कि नहीं हमने कुछ और कंसिडरेशन लेनी है, तो शायद फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक हद तक रुक जाए और एक हद तक कहे कि इलेक्शन कमीशन। अच्छा, अब साहब आपने एक बात की कि पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर सवालात बहुत से लोग उठाते हैं। अभी अरशद शरीफ मरहूम का जो केस, जो कीनिया में जो फैसला आया, उनकी बेवा ये कह रही है मुझे वहां से इंसाफ मिल गया, यहाँ मुझे नहीं मिल रहा। आपने वो जजमेंट पढ़ी हो? जी मैंने वो पढ़ी है जजमेंट जी। अब देखें ना कि वो जो जजमेंट आई है वो आई है 8 जुलाई 2024 को, अभी इसके अंदर आई है। और बुनियादी तौर पे ये केस फाइल किया गया था नवंबर 2023 के अंदर कीनियन हाई कोर्ट्स के अंदर। जिस तरह हम भी यहाँ पे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अगर काम गलत करती हैं या नहीं करती हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन जो है उसको अप्रोच करते हैं, इन्वोक करते हैं। उनकी बीवी ने और उसके बाद जो कुछ जर्नलिस्ट है उन्होंने एक पटिशन फाइल की कीनियन हाई कोर्ट के अंदर कि जी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको एक्सपेडाइट किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, हमें अपडेट किया जाए और जो एविडेंस कलेक्ट की गई हमें वो दिया जाए। चूँकि अरशद शरीफ यहाँ पे आए थे, वो वर्क रिलेटेड वर्क से आए थे, तो लिहाजा ये है कि इसके अंदर टारगेट किलिंग जो है वो एक उसका एक एस्पेक्ट था। अब हाई कोर्ट ने 7 पॉइंट्स को उसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया है। एक जो ये है कि हाई कोर्ट का ये काम ही नहीं है कि ये डिसाइड करे कि इंसिडेंट हुआ किस तरह है। ये डिटर्मिनेशन जो है ये आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने करनी है, यहाँ पे भी यही करती हैं, दुनिया के अंदर भी करती हैं। और वो जो पॉइंट उसका था कि जो मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशंस का पुलिस का जो उधर से आया और इधर से क्या, उसको हाई कोर्ट ने एक साइड पे करके कहा है, उसको रद्द नहीं किया। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा है कि ये मामला जो है ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज करे, लेकिन जो इसके अंदर मुलव्वस है, और उन्होंने इस प्रोसेस के अंदर 2 पुलिस वाले जो है उनको आइडेंटिफाई किया है कि आप इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स लें, इनके खिलाफ एक्शन करें। और ये जो हमारा जो एक चल रहा था उसके अंदर के शायद जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है, वो उस जजमेंट के किसी तरह ना वो हिस्सा था इंसाफ के मुतालिक। वो यही था कि जो उस हाँ ये एक चीज हुई है कि अगर हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके कहा है कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जल्दी होनी चाहिए, इंसाफ के कटहरे पे आना चाहिए, 2 जो पुलिस वाले उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और 78,000 जो है जो उन्होंने US डॉलर्स जो हमारी डाला इन्हें कि आप कॉम्पनसेशन। मैं ये समझता हूं कि इससे जो चीज़ें स्टेलमेट के अंदर थी उसको एक एक्टिवेशन आएगी। आप भी देखें यहाँ पे अगर हाई कोर्ट को ऑर्डर करती है तो फिर अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उसकी कंप्लायंस के अंदर एक प्रोसेस शुरू होता है। अरशद शरीफ एक अच्छे जर्नलिस्ट थे, बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट आया जो 23 अक्टूबर का था, और जो लिथार्जी थी उनकी पुलिस की या उसके बाद उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, वो अनएक्सेप्टेबल थी। और किसी हद तक जब पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस ने भी उन्हें अप्रोच किया तो उसके अंदर भी हमारा जो था MLAs आ रहे थे, चूंकि आज तक हमने कई कंट्रीज के साथ MLAs नहीं किए हुए। लेकिन इस फैसले के बाद मैं समझता हूं कि कीनिया के अंदर जो है जो वो पुलिस वाला मामला था उसको बहुत अच्छा हाई कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन एक्टिव किया है, इनको उन्होंने कॉम्पनसेट भी किया है। और ये जो मामला है ये अल्टीमेट ट्रायल के अंदर जाके कहेगा कि जो मिस्टेकन ऑफ आइडेंटिफिकेशन है उसके अंदर पुलिस किस हद तक उसको जस्टिफाई करती है। इस क्योंकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो ना हाई कोर्ट की डोमेन में आता है, ना हाई कोर्ट डिसाइड कर सकती है। बट इन टोटल उसके अंदर देखा जाए तो मेरा ख्याल ये है कि उनकी हाई कोर्ट ने एक रियलाइज किया है कि अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यहाँ आया है और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट या पुलिस ने ज्यादती की है तो उसका रिड्रेसल होना चाहिए। और वो रिड्रेसल जो है उनकी कॉम्पनसेशन के अंदर आता है, जो वेरी रेयर होता है कि अदालत डायरेक्शन तो दे देती है लेकिन कॉम्पनसेशन नहीं देती। वो उसको उन्होंने समझा है कि ये ज्यादती हुई है और इसका रिड्रेसल जो है वो होना चाहिए। हाफिज एहसान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर बैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।